गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और कल से इस बैच को कुछ अन्य लोग भी ज्वाइन करेंगे। और चूँकि कुछ तकनीकी बातें होती हैं और थोड़ा सा लेट हमने सूचना भी दिया, तो इसलिए हमने एक दिन का और समय दे दिया। कल से हम लोगों की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर होंगी, मंडे टू सैटरडे, जैसे कि पहले होती रही हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुग़ल भारत पे, जो सामान्य मुग़ल भारत का जो सिलेबस है और उसको कैसे हमने यूनिट वाइज़ पढ़ाएँगे हम, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उस पे हम लोग आज थोड़ी-सी संक्षिप्त चर्चा कर लें। क्या स्रोत होगा आपके अध्ययन का, है ना? और वैसे भी मुग़ल काल लोगों का बड़ा मिडवेल में अगर सल्तनत और मुग़ल काल को देखा जाए तो बच्चे मुग़ल काल को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। वैसा क्यों करते हैं ये तो वही जानेंगे। हमारे लिए तो बराबर है, चाहे सल्तनत हो या मुग़ल हो। तो आज हम लोग पहले, आज की क्लास में हम लोग मुग़ल पे चर्चा करेंगे, मुग़ल भारत की रणनीति पे कि कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। पूरे सिलेबस को हमने क्या किया है कि 8 यूनिट में डिसाइड किया हुआ है ना? ये अपना मेरा अपना खुद का डिवीज़न है। जो आप सिलेबस देखेंगे मुग़ल भारत में, वो सिलेबस वाइज़, यूनिट वाइज़ अलग-अलग होगा, लेकिन सारी बातें इसी में आ जाएँगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटजी होगी मुग़ल इंडिया के, या हम लोग किस आधार पे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं। जो पहला यूनिट है, ध्यान में देने की ज़रूरत है। पहले हम लोग देखेंगे कि मध्य एशियाई राजनीति जो है एवं मुगल, प्राय आप लोग इस सेक्शन को नहीं देखते हैं, है ना? मध्य एशिया का पोर्शन तो आप देख ही रहे हैं कि जो उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो जितने तान वाले एरिया हैं, है ना? देशों के नाम हैं, वो सब जनजातियों पर हैं और वो सब मध्य एशिया के भाग में आते हैं, है ना? तो मध्य एशियाई राजनीति और मुग़ल देखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो मुग़ल थे या मध्य एशियाई राजनीति में पराजित होकर के भारत आए और कैसे भारत की तरफ उन्मुख हुए, ये सेक्शन जानना है। दूसरी तरह से, जिस तरह से हम लोग दिल्ली सल्तनत में अरब में इस्लाम का उदय देखे थे और फिर इस्लाम के उदय, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, ये सेक्शन भी डायरेक्टली सिलेबस में आप कहेंगे कि सर कहीं मेंशन हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि इस्लाम के उदय से लेकर के 10वीं 11वीं शताब्दी तक का इतिहास का जो हमने वर्णन किया, वो आगे चल कर के दिल्ली सल्तनत को समझने में सहायक रहा। तो ये सेक्शन समझने का मतलब ये है कि मुग़ल भारत की राजनीति कैसी होने वाली है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे जान सकेंगे। इसलिए मध्य एशियाई राजनीति एवं मुग़ल को जानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, या इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो ये कि बाबर के समय में भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति। आप कहेंगे कि सर राजनीतिक भूल गए क्या? राजनीति भूल नहीं गए, क्योंकि इस बैच में हमने दिल्ली सल्तनत को पूरा पढ़ाया ही है, तो उस समय की राजनीतिक स्थिति हमने आपको बताया, मतलब बताया ही है। फिलहाल जो लोग जुड़ेंगे वो राजनीतिक स्थिति को भी देखेंगे और फिर बाबर की को देखेंगे कि किस तरह से उसने 16वीं शताब्दी में भारत में किस तरह से उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारा होगा वो ये होगा, ठीक है? और आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे तो हार्डली एक लेक्चर के अंदर ही इन सारे पहलुओं को हम लोग समाहित कर लेंगे। क्लियर? आइए आगे चर्चा करते हैं। जो यूनिट 2 है वो है आपके हुमायूं और शेरशाह, और हमको लगता है कि एक बहुत ही रोचक पक्ष है मुगल काल का, हुमायूं और शेरशाह। दोनों को एक साथ देखने की जरूरत है कि कम से कम जो राजनीतिक पहलू है, आप देखेंगे 50-50 तो कॉमन लगता है, क्योंकि हुमायूं का अधिकांश समय जो है वो शेरशाह के साथ संघर्ष में हुआ, तो राजनीतिक पक्ष तो आप कह सकते हैं कि सर कॉमन है, जो राजनीतिक पक्ष है वो कॉमन है। लेकिन आपको बताऊं कि शेरशाह का उदय और जो द्वितीय अफगान साम्राज्य का उदय हुआ, पहला तो हमने आपने देखा ही, लोधी वंश जो था, है ना?
सल्तनत का जो अंतिम वंश था लोदी, वो भी अफ़गान वंश था। और ये द्वितीय अफ़गान का जो है उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और कैसे मुगल साम्राज्य को बैकफुट पे ले आया शेर शाह सूरी ने, क्या उसका प्रशासन रहा। और आपको बताऊं कि शेर शाह का प्रशासन और व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि कई बार मुगल शासक के अग्रगामी या क्या कहते हैं कि प्रेरणा के रूप में शेर शाह और अकबर की काफ़ी तुलना होती है। तो इसलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हुमायूं उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ना तो हमको हर जगह है क्योंकि 100 शब्द तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन शेर शाह का द्वितीय अफ़गान साम्राज्य को संगठित किस प्रकार किया, कैसे प्रशासन ले आया और कैसे उसका पतन हुआ, इन सारे पहलुओं का विश्लेषण ये यूनिट 2 में हम लोग करेंगे। यूनिट 3 आप देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 4 शासकों को हमने यहाँ पे रखा जो महान मुगल शासकों के रूप में जाने जाते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसके राजनीतिक पहलुओं की चर्चा करेंगे, यानी प्रशासन अगर छोड़ दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को हम अलग जगह से पढ़ाएंगे। जैसे अकबर के समय की जो प्रमुख विजय हैं, जो प्रमुख विद्रोह हैं या जो उसका राजनीतिक चिंतन है, उस संदर्भ में हम लोग बातें यहाँ पे करेंगे, राइट। फिर जहांगीर पे, शाहजहां पे, औरंगजेब पे, यानी इस यूनिट को पढ़ते समय हम कहीं ये चर्चा करने वाले नहीं हैं कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की चर्चा कर लें या अकबर के साहित्यिक या सांस्कृतिक अवदानों की चर्चा कर लें। नहीं, ये हमने एक यूनिट बनाया हुआ है। और आप देखेंगे कि जो मेंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोरिलेट करके ही पूछा जाता है, इसलिए जो प्रशासनिक पक्ष हैं या सांस्कृतिक पक्ष हैं वो हमेशा अकबर से लेकर के जहांगीर या शाहजहां तक का कॉन्टिन्यूटी पूछता है। इसलिए हमने उन सारे को नेक्स्ट यूनिट में रख लिया और यहाँ पर हम सिर्फ राजनीतिक पक्षों की चर्चा करेंगे। और सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बिना इन्हें पढ़े आप अन्य पक्षों को जान भी नहीं पाएंगे। तो यूनिट जो 3 होगा, आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक पहलुओं पर विशेष होगा। प्रीलिम्स से खूब सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि हम लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, मेंस पे है, इन चीज़ों को देखना है। चौथी बात, प्रशासकीय नीति। अगर आप कहें कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और स्कोरिंग भी होता है ना। और प्रशासकीय नीति पे आप देखेंगे जो भी सवाल आपके आए हुए हैं, जैसे राजपूत नीति है, धार्मिक नीति है, दक्कन नीति है, उत्तरी पश्चिमी, और चलिए सीमांत नीति को हमने अलग कर लिया, उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी नीति है। जब आप पेपर देखेंगे तो प्राय जिस अप्रोच में हमने यहाँ आपको सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं उसी अप्रोच से सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे राजपूत नीति अकबर से शाहजहां तक, आप देखेंगे कि अकबर से लेकर के शाहजहां तक वो एक कॉन्टिन्यूएशन में पूछता है कि क्या निरंतरता रहा, क्या परिवर्तन रहा, है ना। और औरंगजेब की अलग पूछता है, और कई बार इस रूप में भी पूछा जाता है कि क्या औरंगजेब की राजपूत नीति या धार्मिक नीति अकबर के धार्मिक नीति के प्रतिकूल थी, है ना। ऐसे बहुत सारे कोरिलेट करके सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए हमने आपको इस प्रशासकीय नीति को 2 संदर्भों में देखा है। पहला ये कि अकबर से लेकर के शाहजहां तक, जहां पर नीतियों में परिवर्तन तो है लेकिन निरंतरता के तत्व ज़्यादा हैं। और औरंगजेब की नीतियों में क्या है कि परिवर्तन ज़्यादा है लेकिन निरंतरता कम है। निरंतरता है, ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि निरंतरता नहीं है, लेकिन परिवर्तन के तत्व थोड़े से औरंगजेब की नीतियों में ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इस पूरे सेक्शन को हमने 2 सेक्शन में बांट कर दिया, प्रशासकीय नीति को ए भाग में और बी सेक्शन में। और आपको बताऊं कि यहाँ से आपके सवाल खूब पूछे हुए हैं। जो राजपूत नीति देखेंगे हम लोग अकबर से शाहजहां तक, और चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं राजनीतिक पक्ष, तो तुरंत हम राजपूत नीति में औरंगजेब की भी राजपूत नीति पढ़ेंगे। उसके बाद धार्मिक नीति अकबर से शाहजहां तक पढ़ेंगे, फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति पढ़ेंगे। दक्कन नीति अकबर से शाहजहां तक पढ़ेंगे, और फिर औरंगजेब की दक्कन नीति पढ़ेंगे। और उसके बाद सी सेक्शन है, इस पे ए और बी पे तो खूब सवाल आए हैं, सी सेक्शन पे अभी कम सवाल आया है। मुगलों की सीमांत नीति, खास करके उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति और पूर्वोत्तर सीमांत नीति। मुगलों की जो सीमांत नीति है
वो दो संदर्भों में स्पेशली पूछी जाएगी। एक ये कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति, और अभी चूंकि इस पे कम पूछा हुआ है लेकिन तैयार रहने की जरूरत है। यूपीएससी खास करके उन्हीं बिंदुओं को पढ़ती है, उत्तरी पश्चिमी नीति और ये पूर्वोत्तर नीति, पूर्वोत्तर सीमांत की नीति। इस पे सवाल बहुत ही कम पूछे हुए हैं, तो आपको एकदम अलर्ट रहना चाहिए कि जिस सेक्शन पे यूपीएससी के सवाल कम पूछे हुए हैं, वो उनके आने की संभावनाएं जो है और भी बढ़ जाती हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होगी वो होगी मुगल प्रशासन में, यानी मुगल प्रशासन देखेंगे 5वें यूनिट में। एज ए एग्रीगेट देखेंगे, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक क्या परिवर्तन हुए, कैसे हुए। ढांचा तो अकबर काल का ही रहा। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था देखेंगे, मुगल कालीन तकनीक देखेंगे, और प्रशासन में हम लोग एक स्पेशल यहीं से जोड़ लेते हैं, राजस्व नीति देखेंगे, रेवेन्यू पॉलिसी देखेंगे, है ना। अब आपको बताऊं कि बहुत बार सवाल ऐसे भी पूछे जा रहे हैं आजकल वो क्या कि मालूम हुआ कि मुगल काल के साथ साथ उत्तर मुगल से भी कोरिलेट करके सवाल पूछे जाने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं आजकल। तो फिलहाल हम लोग यहाँ देखेंगे, और जब उत्तर मुगल काल को देखेंगे तो भी कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से देखा जाएगा। क्लियर है। और यूनिट 6 जो है, अच्छा यूनिट 5 पे एक बार और भी चर्चा कर दें। ये सारे मेंस के बहुत ही मेंस इंटेंसिव क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छा नंबर भी मिलता है इस पे। शायद ही कोई साल हो जब इस सेक्शन को टच ना करे यूपीएससी या यूपीपीएससी। और चूंकि अब आपसे क्या कहते हैं कि 5 सवालों में 3-3 क्वेश्चन रहते हैं, 8 में 3-3 रहते हैं, तो लगभग सारे टॉपिक को एग्जामिनर जो है वो टच कर लेता है ना। तो आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इस पे। और यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे मुगल कालीन समाज देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, और सूफी एवं भक्ति आंदोलन। याद रखिएगा कि भक्ति और सूफी आंदोलन का 2 पोर्शन है। एक तो जो उदय वाला भाग है वो सल्तनत काल में है, और जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों का जो विकास का काल है वो है आपका मुगल काल का है। तो हम लोग दोनों को एक ही साथ देखेंगे, सूफी एवं भक्ति आंदोलन। तो ये हो गया यूनिट 6 हो गया। इसके बाद मुगल कालीन कल्चर से बात करेंगे। ये भी बहुत ही इंटेंसिव है, अगर आप देखेंगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सवाल यहाँ पे बनते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य, और आपको बता दूं यहाँ पे शासक वाइज भी बनेगा, जैसे अकबर के समय का स्थापत्य, जहांगीर के समय का स्थापत्य, शाहजहां के समय का स्थापत्य। कम से कम अकबर और शाहजहां तो स्पेशली फोकस बनता है। दूसरी ये कि पूरे मुगल काल का स्थापत्य आपसे कर लिया जाए, तो ये एक एक लंबे लंबे चैप्टर होंगे, और इसके सब सेक्शन से भी सवाल करने पे आपको तैयार रहना चाहिए, है ना। और ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर सेशन की भी चर्चा हम लोग करते ही करते हैं। तो मुगल कालीन स्थापत्य जो है स्ट्रेटजी है, ये देखा जाएगा। उसके बाद मुगल कालीन चित्रकला, राइट, मुगल कालीन संगीत और मुगल कालीन साहित्य, यानी पूरा जो कल्चरल पोर्शन है। और आपको एक बात बता दूं कि इस पोर्शन का आप डबल फायदा पाएंगे। एक तो जीएस फर्स्ट पेपर में पाएंगे, और जाहिर सी बात है जब आप ऑप्शनल में इन सारे पहलुओं की चर्चा कर लेते हैं तो जीएस में आपका एक पॉजिटिव या सबल पक्ष हो जाता है वो, तो आप वहाँ भी बेहतर करेंगे। और कल्चर से हमेशा सवाल पूछे ही जाते हैं। मिनिमम अगर आप देखेंगे तो 250 शब्दों में 250 अंक में आपको 80 अंक, 70-80 अंक तो इतिहास और कल्चर का सेक्शन रहता ही रहता है। कभी कभी कुछ समय में तो ऐसा रहा है कि अगर आप देखेंगे तो 100 नंबर से भी ऊपर पूछा हुआ है। तो ऐसे सवाल वहाँ भी पूछे जाएंगे। और यूनिट 8 में हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। संभव है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि कोई टॉपिक छूट गया हो, लेकिन अगर कहीं कोई टॉपिक छूटता भी है तो वो सारे इसी के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। ये 7-8 यूनिट में हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शंस को डिवाइड किया है।
अब सवाल इस बात का है कि सर मुगल साम्राज्य पढ़ने के लिए हमारा अध्ययन का स्रोत क्या होना चाहिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो निश्चित रूप से ये सवाल आप लोगों का हमेशा रहता है, इसलिए मैंने पहले भी ध्यान दिया कि जो संदर्भ स्रोत सूची रहेगी नंबर 1 पे, तो आप लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास नोट्स, जो बोर्ड नोट्स है, जो पॉइंट कहते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है, क्योंकि यहीं पे सारे बिंदु क्लियर हो जाने हैं। इसके अतिरिक्त जो पीडीएफ नोट्स देंगे वो भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इसके सपोर्टिव में होगा। इसके अतिरिक्त जो सबसे बेस आवश्यक है वो ये है, एनसीईआरटी है। ज़रूरत अगर हो तो इग्नू का भी आप देख सकते हैं। और एक किताब हमारी तरफ से है, सतीश चंद्रा, मुगलकालीन भारत, ऑप्शनल्स के लिए है। एक बार पढ़ लें तो सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। श्योर है? तो प्रश्न पूछने का जो वो है, क्या कहते हैं कि जो अध्ययन का स्रोत कि कहाँ से पढ़ें, इससे ज़्यादा बहुत सारे आपको शर्मा वर्मा और न जाने किसकी किसकी किताबें मिल जाएंगी, पांडे जी की, चतुर्वेदी जी की, लेकिन ये जो स्रोत है वो मौलिक स्रोत है ना, और बेस यही है। इसके अलावा हो सकता है कि किसी किताब में आपको कोई तथ्य एक्स्ट्रा मिल जाए, मे बी, लेकिन जब हम लोग पीडीएफ नोट्स देते हैं तो प्रयास तो यही करते हैं कि इन चीज़ों को कवर कर लिया जाए। अगर कोई ऐसा विशेष तथ्य है उसको भी आपको डाल दें, जैसे प्रीलिम्स में भी आपके काम आ जाए, है ना। तो ये स्ट्रेटजी है। बाकी जो हम लोग जैसे पढ़ते रहे हैं कि एक एक टॉपिक की अवधारणात्मक चर्चा करेंगे। अवधारणात्मक चर्चा के साथ साथ वही सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आपके बोर्ड नोट्स और बोर्ड पॉइंट में और क्लास में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, मेन चीज़ तो वही होती है। उसके बाद उस पर आपको जो नोट्स मिलेगा, जो आप पढ़ेंगे, वो सेकंड लेवल पे वो रहेगा, और थर्ड लेवल पे ये रहेगा कि हम लोग उस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। और इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई जो, क्या कहते हैं कि जो कमिटमेंट है या आपका जो कोई भी सवाल है वो एग्जामिनेशन में फंसने वाला है, राइट। तो निश्चित रूप से इस क्लास को या इस वीडियो को आप लोग देखिए, और फिलहाल हम लोग मंडे से जो है रेगुलर क्लासेस की शुरुआत करते हैं, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बात ज़रूर मैं कहूँगा जाते जाते इस बात को कि कई बार बहुत सारी नकारात्मकता सोसाइटी में, समाज में है ही। आप देख रहे हैं कोरोना की थर्ड वेव और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसका दबाव आपके पास है, आपके ऊपर भी होगा, जब पूरे समाज पे है तो आपके पे ऊपर होगा ही होगा। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो बड़ी क्या कहते हैं कि वहाँ पे ढीलापन दिख रहा है, कि मालूम हुआ वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, सही समय से क्लियर नहीं हो रही हैं, उसका भी प्रेशर रहता है। और यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में स्थिति ये है कि अगर आपने एक बार अटेम्प्ट दिया तो एक अटेम्प्ट को कंप्लीट करने में अगर कमीशन बहुत राइट टाइम पे है तो एक साल लग जाने हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अटेम्प्ट चले जाने का दबाव आपके ऊपर ज़रूर रहता है। उस स्ट्रेस मैनेजमेंट करने को सीखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप सदैव एक्टिव रहिए, डेडिकेटेड रहिए, और कोई भी क्षण हो, कोई भी दिन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग प्लान्ड वे में या अनप्लान्ड वे में पढ़ें। तो प्लान्ड वे में पढ़ेंगे तो दबाव थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा, राइट। वो क्लाउज़विट्ज़ की कथा का स्टेटमेंट है, हमेशा याद रखिए कि अगर आपको युद्ध काल में खून कम बहाना है तो शांति काल में अधिक से अधिक पसीना बहाइए। यही फार्मूला है सक्सेस का, कोई शॉर्टकट नहीं है। और मैं बहुत जल्द ही आप लोगों से कुछ चयनित विद्यार्थियों का भी इंटरव्यू आप यहाँ पे करूँगा मैं। अब सभी लोग सेटल हो चुके हैं, रिजल्ट को भी आए 1 हफ्ते 10 दिन हो ही गया है ना। तो आप देखेंगे कि वास्तव में सफलता उतनी जो है, क्या कहते हैं कि उतना कठिन नहीं है सफल होना जितना आप लोगों को दिखता है। तो वो कठिनाई ना दिखे, इसके लिए तरीका यही है कि सिस्टमेटिक रूप से, लयबद्ध तरीके से आप लोग पढ़ें, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।